तो मेनिंजेस के बाद अब ह्यूमन ब्रेन को पढ़ते हैं। मेनिंजेस पढ़ते समय हमने पढ़ा कि ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। एंड द फोर ब्रेन अराइजेस फ्रॉम प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन अराइजेस फ्रॉम मेसेंसेफेलॉन एंड हाइंड ब्रेन अराइजेस फ्रॉम रोम्बेनसेफेलॉन। ये 3 जो वेसिकल्स होते हैं उसी से तीनों पार्ट आते हैं। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन में मेन 2 ही पार्ट हैं, एक तो सेरिब्रम और दूसरा डायनसेफेलॉन। सो लेट अस स्टार्ट विद द सेरिब्रम। सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन है। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का और सबसे ज़्यादा मोस्ट हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन है सेरिब्रम। जो हमारे सोचने की, समझने की क्षमता है, अपने आप को किसी भी खतरे से बचाने की क्षमता है, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं और तमाम चीज़ें हैं, ह्यूमन को ह्यूमन बनाने में बहुत बड़ा योगदान किसका होता है? सेरिब्रम का होता है। सबसे बड़ा योगदान इसका होता है। सेरिब्रम को अगर आप देखिए तो सेरिब्रम असल में ना ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है। 2 हेमिस्फीयर में ऐसे ये डिवाइडेड हो जाता है। 2 हेमिस्फीयर होते हैं, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। यहाँ इस डायग्राम में बना भी हुआ है। ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। तो 2 हेमिस्फीयर में ये सेरिब्रम डिवाइडेड होता है बाय अ लॉन्गिट्यूडनल फिशर। तो सेरिब्रम को 2 हेमिस्फीयर में इस तरह से डिवाइड करने वाला क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल फिशर। इस तरह से वो इसे 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है। मगर ये दोनों हेमिस्फीयर आपस में जुड़े होते हैं, स्टिक होते हैं, चिपके हुए होते हैं बाय अ ट्रांसवर्स नर्व फाइबर नोन एज कॉर्पस कैलोसम। नोन एज कॉर्पस कैलोसम। ये कॉर्पस कैलोसम जो होता है ना, इसका स्ट्रक्चर आगे हम बनाएंगे एक डायग्राम में। मगर अगर आप देखना चाहें तो इस तरह से ये कर्व्ड पार्ट होता है इंटीरियर, ये थोड़ा सा कर्व्ड पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं जीनू। और ये जो पोस्टीरियर पार्ट होता है इसे कहते हैं स्प्लीनियम। ठीक है, तो आपने क्या जाना कि जो सेरिब्रम है वो मोस्ट हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन है, सबसे बड़ा पार्ट है ये ब्रेन का। ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है, राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बाय अ लॉन्गिट्यूडनल फिशर, बट बोथ द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ fibrous transverse nerve tract known as corpus callosum. This is the diagram of corpus callosum. The anterior part of corpus callosum is curved and known as genu, whereas the posterior part of corpus callosum is known as splenium. आगे हम इस पूरा ब्रेन का डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ कॉर्पस कैलोसम आपको बना के दिखाएंगे भी। तो सबसे पहले आप ये ज़रा बात लिख लो जो हमने बात की है, फिर मैं आगे आपको और समझाता हूँ चीज़ें। ठीक है, तो ज़रा लिखिए ज़रा इस बात को। सेरिब्रम हेडिंग डाल लीजिए। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, फुल स्टॉप। इट इज़ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन। इट इज़ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ ब्रेन, full stop. Cerebrum is divided into 2 cerebral hemisphere. Cerebrum is divided into 2 cerebral hemisphere, right and left. Right and left cerebral hemisphere. Both the hemisphere are connected by a transverse nerve tract. Both the hemisphere are connected by a transverse nerve tract known as corpus callosum. Known as corpus callosum. Full stop. The anterior part of corpus callosum is curved. The anterior part of corpus callosum is curved and is known as genu. And is known as genu, whereas posterior part is known as splenium. Whereas the posterior part is known as splenium. Is known as splenium. ठीक है, अब होता क्या है कि ये दोनों हेमिस्फीयर आपस में जुड़े हुए हैं। एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, एक लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, और ये दोनों हेमिस्फीयर 4 लोब्स में डिवाइडेड होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। इसका मतलब 2 हेमिस्फीयर है और दोनों में 4-4 लोब हैं। इसका मतलब 2 फ्रंटल हो गए, 2 पैराइटल हो गए, 2 टेम्पोरल और 2 जो है ऑसिपिटल लोब। इस तरह से 4 लोब्स में डिवाइडेड होता है दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो आगे लिख लीजिए, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू
4 lobes. Each cerebral hemisphere is divided into 4 lobes: frontal, parietal, occipital and temporal. Frontal, parietal, occipital and temporal lobe. ये 4 lobes होते हैं जिनका डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनके फंक्शंस क्या हैं वो हमें याद रखने पड़ेंगे, वो याद रखना है हमको। तो ये हमने सारे लोब्स बना ही दिए, उनके फंक्शन डायग्राम में लिख लिए। आप डायग्राम को बना लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे, बेटर रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पर, देखिए हम सबसे पहले ना 4 लोब्स हैं हमारे पास, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल। वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ सबसे कम हमें याद रखना है, और वो है ऑसिपिटल लोब, जो पीछे यहाँ पर होता है ऑसिपिटल लोब। फ्रंटल ये वाला लोब होता है, पैराइटल इधर, टेम्पोरल इधर कान के पास, और जो ऑसिपिटल है पीछे। तो ऑसिपिटल लोब ये रहा। और अगर ऑसिपिटल लोब को आप देखिए तो ऑसिपिटल लोब का काम विजन का होता है, ये उसका मेन काम है, वही याद रखना है। क्या? डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन, शेप एंड कलर, दिस इज़ द फंक्शन ऑफ ऑसिपिटल लोब। इसका मतलब ऑसिपिटल लोब का सीधा सा फंक्शन हो गया विजन, देखना, शेप को, कलर को, जो भी चीज़ें उसको डिकोड करना, समझना कि क्या देख रहे हैं, है ना। मेमोरी बेस्ड भी होती हैं चीज़ें, हम प्रीवियस मेमोरी से भी चीज़ों को जोड़कर तभी जानते हैं। किसी व्यक्ति को आप पहचानते हैं तो देखते ही आपका ब्रेन स्ट्राइक करता है कि कहीं देखा है, कहीं देखा है। तो क्योंकि आपका जो ब्रेन का ये जो ऑसिपिटल लोब है वो उसको एनालाइज करता है, डिकोड करता है, चीज़ों को समझता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैराइटल लोब की। तो पैराइटल लोब देखिए ऊपर है यहाँ पर, और इसका जो मेन काम है, अगर आप देखिए यहाँ पे एक एरिया है, इसे हम कहते हैं सोमैटोसेंसरी एरिया। ये सोमैटोसेंसरी एरिया है। इसका काम होता है टू परसीव पेन, टच, प्रेशर, टेम्परेचर। पेन, टच, प्रेशर, टेम्परेचर, आप इसे याद कर सकते हैं। पेन, टच, प्रेशर और टेम्परेचर को परसीव करने का काम किसका होता है? पैराइटल का, जो एकदम ऊपर है। असल में पैराइटल एटमॉस्फेयर से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है और उसे अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब को दे देता है समझने के लिए कि दीज आर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट, प्लीज़ एसेस इट। ये उसकी फाइल बना के दे देता है, वो एसेस करता है। तो पैराइटल का काम पेन, टच, प्रेशर, टेम्परेचर, ये तो इम्पॉर्टेंट हो ही गया, याद ही रखना है। साथ ही साथ पैराइटल लोब से ही हम नेविगेशन पे मैप्स को फॉलो कर सकते हैं। इसका मतलब पैराइटल लोब क्या देता है? नॉलेज अबाउट पोजीशन इन स्पेस। हम स्पेस में किस जगह है, हमको किस तरफ जाना है, ये बात भी पैराइटल लोब से ही पता लगती है। नॉलेज अबाउट पोजीशन इन स्पेस। इसके अलावा ड्रेसिंग, जिसका पैराइटल लोब जितना ज़्यादा विकसित होता है वो उतनी अच्छी ड्रेसिंग होती है उसकी, उतने अच्छे वो कपड़े पहनता है। तो इसका मतलब कपड़े पहनना, ड्रेस कौन सी पहने, दैट डिपेंड्स अपॉन पैराइटल लोब। आप कैसे दिखते हैं, कौन सी ड्रेस पहनते हैं, आपके पैराइटल लोब पे डिपेंड करता है। हालांकि आजकल जो युवा हैं, आजकल की नई पीढ़ी है, मुझे लगता है उनका पैराइटल लोब इस मामले में वेस्टिजियल होता चला जा रहा है, बिकॉज दे आर जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड कि ट्रेंड में क्या है। वो ये नहीं देखते कि हमारी बॉडी पे क्या अच्छा लगेगा, हमारे चेहरे के साथ क्या मैच करेगा, कौन सा कलर मैच करेगा, कौन सा आउटफिट मैच करेगा। दे आर जस्ट फॉलोइंग द ट्रेंड, उसमें अच्छे नहीं लगेंगे। कुछ लोगों को तो ऊपर वाले ने इतना अच्छा बनाया होता है कि कुछ भी पहन ले वो अच्छे लगते हैं, पर ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको अपनी बॉडी के, अपने कलर के, अपने चेहरे के हिसाब से क्लोथ्स पहनने ही चाहिए जो उसमें अच्छे लगे, और यही पैराइटल लोब बताता है। तो पैराइटल लोब का फंक्शन क्या हो गया? ड्रेसिंग भी पैराइटल लोब का फंक्शन हो गया। इसके अलावा सीइंग अ क्लॉक, क्लॉक को देखना कोई बहुत आसान बात नहीं है। एक छोटा बच्चा बहुत जल्दी क्लॉक को देखना नहीं सीखता, क्योंकि उसमें 3 सुइयाँ होती हैं, एक लगातार चल रही होती है, 2 रुकी हुई दिख रही होती हैं। सबको ऐसे देखते एसेस करना होता है। अगर हम घड़ी की तरफ बस ऐसे देखें तो हमें पता लग जाता है 7:30 बज रहे हैं या जितने भी बज रहे हैं, तो आप देखते ही एक नज़र में पता लग जाता है कि कितना बज रहा है। ये काम भी किसका है? पैराइटल लोब का। जिसका पैराइटल लोब जितना ज़्यादा विकसित होगा उतनी आसानी से घड़ी देखते ही जान जाएगा कि 7:15 है कि 7:30 है, वरना देख के बहुत देर में एसेस करेगा जैसे कि छोटा बच्चा होता है। परंतु पैराइटल लोब ये घड़ी को देखने में भी हेल्प करता है। सीइंग अ क्लॉक, दैट इज़ ऑल्सो द फंक्शन ऑफ पैराइटल लोब। तो आपने क्या समझा पैराइटल लोब में? याद हो गया होगा आपको। मोस्टली एटमॉस्फेयर से ऊपर है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर से सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, उसे गैदर करता है और फ्रंटल लोब के पास भेज देता है ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन को एसेस करने के लिए, और कई सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही एसेस करता है। मैप, नेविगेशन फॉलो करना, नॉलेज अबाउट पोजिशन इन स्पेस, ड्रेसिंग, सीइंग अ क्लॉक, दीज और आर दी फंक्शंस ऑफ पैराइटल लोब। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है
टेस्ट हम टंग यहाँ से टेस्ट ले रहे हैं, परंतु उसको एसेस कौन करता है? पैराइटल। यहाँ हमने खाया चट से और पैराइटल ने उसको बताया, तो टेस्ट भी किसका काम है? पैराइटल लोब का। प्लस रीडिंग, जब हम रीड कर रहे होते हैं तो पैराइटल लोब एसेस करता है चीज़ों को, वर्ड्स को अरेंज करता है, हम उसे रीड कर पाते हैं। तो इसका मतलब टेस्ट और रीडिंग भी किसका काम है? पैराइटल लोब का। ये पैराइटल लोब हमने बना रखा है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं टेम्पोरल में। तो टेम्पोरल देखिए कान के पास है, सबसे इम्पॉर्टेंट इसका काम होता है ऑडिशन। इसका मतलब सुनने का, सुनने वाली चीज़ को एसेस करने का। जो भी लैंग्वेज हम सुन रहे हैं, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, मतलब देख क्या रहे हैं, सुन रहे हैं, या कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, एनीथिंग, एनी लैंग्वेज, तो उसको डिकोड करने का काम इसी का होता है। असल में ऑडिटरी एरिया यहाँ पर टेम्पोरल के पास है और कान के पास एकदम। हियरिंग का एरिया है यहाँ पे वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग स्पीच। ये स्पीच को समझने में हेल्प करता है वर्निक्स एरिया, टू अंडरस्टैंड दी स्पीच। स्पीच को समझने का काम वर्निक्स एरिया कर रहा है। कहाँ पे? टेम्पोरल में। अगर मोटा मोटा हम कहें तो इसका टेम्पोरल लोब का मेन काम क्या होता है? डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड, लैंग्वेज, कॉम्प्रिहेंशन एक्सेट्रा। इन सब को डिकोड करने का काम होता है। इसीलिए इसके पास कई सारे रीज़न है। ये ऑडिटरी रीज़न है जो सुन रहा है, ये हियरिंग का रीज़न है, या वर्निक्स एरिया जहाँ हियरिंग का है वो उसको समझ रहा है, डिकोड कर रहा है कि क्या सुन रहे हैं हम, वो चीज़। इसके अलावा मेमोरी और इमोशंस, ये रीज़न भी टेम्पोरल में होता है। मगर मेमोरी और इमोशंस फ्रंटल अगर देता है ऑप्शन में तो फिर फ्रंटल में भी होता है, इसलिए दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, पर देता है तो आप फ्रंटल को चुनेंगे। तो इस बात को पूछा नहीं जाता टेम्पोरल में। टेम्पोरल में मेन यही पूछा जाता है वर्निक्स एरिया, और उसका काम क्या है? डिकोडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ साउंड, लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर यहाँ पे होती है कि ये देखिए इस स्मेल का एरिया, देखिए टेस्ट का पैराइटल के पास था, मगर स्मेल का एरिया किसके पास है? वो टेम्पोरल के पास है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि स्मेल हमें टेम्पोरल से मिल रही है, सुन हम टेम्पोरल से रहे हैं, उस चीज़ को समझ हम टेम्पोरल से रहे हैं, और स्मेल भी हम टेम्पोरल से ही ले रहे हैं, जबकि टेस्ट किससे आता है? पैराइटल से। तो ये इंपॉर्टेंट बात है स्मेल और टेस्ट वाली भी, कि टेस्ट जो है पैराइटल लोब और स्मेल जो है वो टेम्पोरल लोब। प्लस अब आते हैं फ्रंटल लोब पे। तो फ्रंटल लोब के बहुत सारे काम हैं, जैसे प्रीमोटर एरिया है, कई सारी मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला एरिया, इसका नाम है प्री मोटर एरिया। मोटर का मतलब भी जानते हैं कि एक्टिविटी को, मसल एक्टिविटी को कंट्रोल करना। मोटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो इम्पल्स लेके जाते हैं, और इफेक्टर न्यूरॉन्स होते हैं वो। इसके अलावा जनरल मोटर एरिया है ये पूरा, जनरल जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं। जनरल सेंसरी एक्टिविटीज़ हैं, कोई फेदर से टच करता है हमें पता लग जाता है, तमाम और तरह की एक्टिविटीज़ हैं, उन सभी को ये जो है कंट्रोल करता है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर होती है वो है एसोसिएशन एरिया। ये एसोसिएशन एरिया, और इसके बहुत सारे काम हैं। अगर मैं कहूँ कि एसोसिएशन एरिया से ही पता लगता है कि आदमी कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, उसका आईक्यू कितना ज़्यादा होगा, समझ कितनी ज़्यादा होगी, जजमेंट कितना अच्छा होगा, रीजनिंग कितनी अच्छी होगी, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये सारे काम एसोसिएशन एरिया के हैं। इसीलिए कहा जाता है जिसका फ्रंटल लोब बड़ा होता है वो उतना ही ज़्यादा जो है जीवन में आगे जाता है, सबसे आगे जाता है अगर फ्रंटल लोब बड़ा हो। तो एसोसिएशन एरिया का क्या क्या काम है ज़रा देखिए। यहाँ लिखा हुआ है मेमोरी, याददाश्त, लर्निंग, कितनी जल्दी आप सीखते हैं, एसोसिएशन एरिया पे डिपेंड करता है। रीजनिंग की एबिलिटी भी इस पे डिपेंड करती है। डिसीजन मेकिंग, आप कैसा डिसीजन लेते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस को जो एक्सप्रेस करने की पावर है वो भी एसोसिएशन एरिया से मिलती है। विल पावर, पर्सनैलिटी, ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी कितनी अच्छी है, ये डिपेंड करता है फ्रंटल लोब की एसोसिएशन एरिया पे। इसका मतलब फ्रंटल लोब पे, और ज़्यादा स्पेसिफिक पूछिए तो एसोसिएशन एरिया पे। जजमेंट, कितना अच्छा डिसीजन आप लेते हैं। क्रिएटिव आइडियाज़, इंटेलेक्चुअल इंसाइट मीन्स IQ, सबका सब एसोसिएशन एरिया पे डिपेंड कर रहा है, या फ्रंटल लोब पे डिपेंड कर रहा है। तो आप समझ गए जिसका फ्रंटल लोब बहुत ज़्यादा विकसित होगा वो उतना ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, टैलेंटेड होगा और लाइफ में और आगे जाएगा। इसके अलावा इसके पास ब्रोकाज स्पीच एरिया है। ये मोटर स्पीच एरिया है जो बोलने में हेल्प करता है। देखिए बोलना कोई बहुत आसान बात नहीं होती। हम लोग बोलते हैं, दिन भर बोल पाते हैं तो हमें लगता है बहुत आसान बात है, परंतु जैसे आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर, एनी टीचर इज़ डिलीवरिंग द लेक्चर इन द क्लास, तो ही हैज़ टू रिमेंबर व्हाट ही हैज़ टू से आफ्टर वॉट एवर ही इज़ सेइंग।
वो जो भी बोल रहा है उसके बाद वो क्या बोलेगा, प्लस जो उसने बोल दिया उसका इफेक्ट बच्चों पे क्या पड़ रहा है। सेम टाइम में वो माइंड रीडिंग कर रहा होगा, फेस रीडिंग कर रहा होगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो मैंने पहले बोला वो सही से बोला कि नहीं बोला, जो मुझे आगे बोलना है और जो प्रेजेंट वो बोल रहा है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना और अपने वर्ड्स को गैदर करना और सही से डिलीवर करना, दिस डिपेंड्स अपॉन ब्रोकाज एरिया। दैट मीन्स ब्रोकाज एरिया इज मोटर स्पीच एरिया, इट इज़ मेनली कंसर्न विद स्पीकिंग, कि हम बोल पाएँ सही से, ट्विस्ट कर पाएँ ऊँट को, जीभ को, ये सब काम करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रोकाज स्पीच एरिया। ठीक है, तो ये चारों लोब्स के फंक्शंस को हमने डिटेल में पढ़ लिया। ये डायग्राम आपको बना के दे दिया ताकि एक नज़र आप देखें और आपको याद हो जाए। साथ ही साथ अब हम पढ़ते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उसका डायग्राम भी बना रखा है हमने। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, ये सेरिब्रम के ऊपर का रीजन है। आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सेरिब्रम इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें ये 6 लेयर होती हैं ग्रे मैटर की। ये ग्रे मैटर है, यहाँ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और इसकी 6 लेयर होती है जो 2 to 4 मिलीमीटर थिक होती है। और यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं कितने, 10 बिलियन न्यूरॉन्स। आप कह सकते हो 1/10 ऑफ ऑल द न्यूरॉन्स आर फाउंड ओनली इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यहाँ पे 10 बिलियन न्यूरॉन होते हैं आउट ऑफ टोटल 100 बिलियन न्यूरॉन्स इन द होल नर्वस सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे 10 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, वो लिखा हुआ है। ये ग्रे मैटर है जहाँ न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी जहाँ इकट्ठी होती है वहाँ ग्रे कलर बन जाता है। 2 से 4 मिलीमीटर थिक है, 6 लेयर हैं इसकी, पैक्ड विथ 10 बिलियन न्यूरॉन्स। दैट मीन्स 1/10 ऑफ टोटल न्यूरॉन्स फाउंड इन द नर्वस सिस्टम। ये ग्रे मैटर है। नीचे की तरफ ये माइलिनेटेड एक्सन जाते हैं। माइलिनेटेड एक्सन का कलर वाइट होता है, इसीलिए ये वाइट मैटर होता है। इसका मतलब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये बाहर ग्रे मैटर और अंदर वाइट मैटर। और ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है क्योंकि इसमें 10 बिलियन, आप सीधे कहिए 10 बिलियन न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट विच इज़ 1/10 ऑफ टोटल न्यूरॉन्स। और ये भी दिखा रहा है कि इसमें लॉन्गिट्यूडनल फिशर दिख रहा है, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के आउटर मोस्ट रीजन ऑफ सेरिब्रम, वो दिखा रहा है कि सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बाय अ लॉन्गिट्यूडनल फिशर, जो लॉन्गिट्यूडनल फिशर से इसे डिवाइड कर रहा है। इतना ही नहीं, कई सारे डिप्रेशंस आते हैं ऐसे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के एरिया को असल में बढ़ा रहे हैं। एक्चुअली ये है सल्की। जो छोटे डिप्रेशंस हैं उन्हें सल्की कहते हैं, जो बड़े डिप्रेशंस होते हैं उन्हें हम कहते हैं फिशर्स। और ज़्यादा डिप्रेशन, ये मान लीजिए सल्की और बड़ा डिप्रेशन है फिशर। तो सल्की और फिशर में क्या होता है, काफ़ी सारा सरफेस एरिया छुप जाता है। ऊपर वाले ने ह्यूमन के ब्रेन को बहुत बड़ा नहीं बनाया, पर फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स है क्योंकि फोल्डिंग है। तो जब फोल्ड करते हैं तो बनते हैं सल्की, और ये जो बल्जेस बनते हैं उभार, उन्हें हम कहते हैं गायरी। फोल्ड करने पे छोटे वाले सल्की और बड़े फोल्ड तो फिशर, और जो उभार होते हैं गायरी। दैट मीन्स 2/3 ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज हिडन इन सल्की एंड फिशर्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का 2/3, 2/3 वो सल्की और फिशर में छुपा हुआ है। अगर हम उसको ऐसे खोल देना तो ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब उसको खूब फोल्ड कर करके रखा गया है। तो ह्यूमन ब्रेन हाईली कॉन्वोल्यूटेड है, हम कहते हैं। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब फोल्डेड। एंड 2/3 पार्ट ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज हिडन इन सल्की एंड गायरी। ठीक है, तो ज़रा सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में, ये सल्की गायरी, इनके बारे में ज़रा सा लिख लीजिए आप। ठीक है, लिख लीजिए, लिखिए ज़रा। द आउटर सरफेस ऑफ सेरिबेलम इज कॉल्ड द cerebral cortex. The outer surface of cerebrum is called the cerebral cortex. It has gray matter on outside and white matter inside. It has gray matter on outside and white matter inside. Full stop. Cerebral cortex contains roughly 10% of all neurons of brain. Cerebral cortex contains roughly 10% of all neurons of brain. फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा, ह्यूमन ब्रेन इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड, CONVOLUTED, इफ यू आर नॉट नोइंग द स्पेलिंग।
सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज हाईली कन्वोल्यूटेड या ह्यूमन ब्रेन इज हाईली कन्वोल्यूटेड, वो लिखिए और बेटर है। ह्यूमन ब्रेन इज हाईली कन्वोल्यूटेड। दीज convolutions or folds consist of, these convolutions or fold consist of sulky, ब्रैकेट में फिजर्स भी लिख लीजिएगा, फिजर्स लार्ज ग्रूव्स, क्योंकि सल्की स्मॉल ग्रूव्स हैं और फिजर्स क्या हैं, लार्ज ग्रूव्स, एंड गायरी के आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा bulge between BULGE between adjacent sulci और fissure। तो आपने देखा कि ये जो सल्की और फिजर्स हैं, मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ये सल्की स्मॉल डिप्रेशंस हैं, फिजर्स लॉन्ग डिप्रेशंस हैं। गायरी इज़ द बल्ज बिटवीन दी सल्की, टू सल्की और फिजर्स, उसके बीच में जो बल्ज होता है उसे हम गायरी कहते हैं। इसकी वजह से ब्रेन का 2/3 पार्ट वो हिडन होता है, इसीलिए हमारा ब्रेन कम जगह में आ जाता है मगर नंबर ऑफ़ न्यूरॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो इस बात को भी ज़रा लिख लेते हैं। तो आप लिखिए नियरली 2/3 part of brain is hidden in sulci and fissures. Nearly 2/3 part of brain is hidden in sulci and fissures. Nearly 2/3 part of brain is hidden in sulci and fissures.